Good morning, students. This is your फाउंडेशन लॉ क्लास नंबर 3. फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब पूरा तुम्हारा पेपर 3 में क्या क्या था, पेपर 3 का नाम क्या था, सेक्शन ए क्या था, सेक्शन बी क्या था, पेपर सेक्शन 1 में कौन सा 3 चैप्टर था, सेक्शन बी में कौन सा 2 चैप्टर था, ये सब हम एकदम डिस्कशन किए थे. और सेकंड क्लास क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, लॉ किसको हम बोलते हैं, उसका हमने अच्छे से डिस्क्रिप्शन करवाया. क्या क्या चीज था लॉ का. पहले हम क्या बोलते थे, लॉ मीन्स एनी एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट, एनी रूल्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एनी ऑर्डिनेंस गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ नेशन and governor of state in the absence of or in the when the parliament is not working, parliament session is not working. Okay, next one हम लोग पढ़े थे regulations क्या था, bylaws क्या था. bylaw is anything which is for us or which is for him by an statutory organization. एक statutory organization खुद के लिए जो बनाता है उसको bylaw बोलते हैं. इन statutory organization बाहर वालों के लिए जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, regulations बोलते हैं. लास्ट वन क्या था, order. एनी अथॉरिटी गिवन एनीथिंग इज एन ऑर्डर. अच्छे से हम लोग एग्जांपल लेके वो क्लास का डिस्कशन किया. आज लोग हम क्या शुरू करते हैं, फर्स्ट वन वी आर स्टार्टेड अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्या है हमारा चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. पहले मैं क्यों बोल रहा हूं इंडियन वर्ड इज यूज्ड, बिकॉज in case of Indian this law is before independence. and तुम लोग बोलोगे, मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी क्या है 1881 में पाया, बट दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फॉरेन लॉ, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज बेस्ड ऑन फॉरेन लॉस. दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा है कि सेक्शन 1 पहले देखो क्या बोल रहा है इसका. इंडियन का वर्ड मतलब मैं बोल रहा हूं because this contract act is fully based on foreign law, that's why it is called Indian Contract Act. पहला बात क्या बोल रहा है, पहला बात हमारा एक्ट कब आया था, उसका नाम क्या है, क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. इसका नाम क्या है पूरा एक्ट का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. दिस 3 वर्ड्स मस्ट बी कैपिटल. ओके, नेक्स्ट वन, हम इसका एप्लीकेबल कहां से हुआ था, इट अप्लाइज फ्रॉम 1 सितंबर 1872. ये कब मेरा एप्लीकेबल शुरू कब हुआ, 1 सितंबर 1872. मतलब 1 सितंबर 1872 अनवर्ड्स ये एप्लीकेबल होना शुरू हुआ. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, यहां हम दो चीज देखेंगे कि ये किसको एप्लीकेबल था, होली इंडिया को एप्लीकेबल था या किसको एप्लीकेबल था. नाउ दिस इज और दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया. इज दैट क्लियर? बट जब मेरा जम्मू कश्मीर में सेक्शन 370 चल रहा था तब भी ये लॉ मेरा एप्लीकेबल नहीं था. किसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर को ये लॉ नहीं अप्लाई होता था. जब मेरा जम्मू एंड कश्मीर से सेक्शन 370 हट गया तभी मेरा क्या हुआ, ये एप्लीकेबल होना शुरू हो गया. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. सो दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बट प्रीवियसली it is not applied to the state जम्मू एंड कश्मीर. मतलब ये क्या बोल रहा है, ये पहले जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं था. मैंने स्टेट क्यों लिखा, क्योंकि पहले स्टेट था, अभी ये क्या हो गया, टेरिटरी हो गया. समझ में आ रहा है, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं था. इज दैट क्लियर? पहला चार्ट पॉइंट फटाफट नोट डाउन करो 1 मिनट में. इतना तक नोट डाउन हो गया. देखो ये जम्मू कश्मीर को कब से एप्लीकेबल होना शुरू किया, 9 अगस्त 2019. आप लोग को पता होगा 9 अगस्त 2013 में हमारा क्या हुआ, सेक्शन 370 हट गया बाय गिवन मिस्टर मोदी जी.
वो क्या किए, हमारा जो सेक्शन 370 था जम्मू एंड कश्मीर के, उसको हटा दिए। मतलब 9 अगस्त 2019 से हमारा एप्लीकेबल होना शुरू हो गया। नेक्स्ट वन ये क्या था, इंडियन वर्ड हमको क्यों यूज कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज फॉरेन लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया। ये क्या था, एक फॉरेन लॉ था जो इंडिया को एप्लीकेबल हो रहा है। दिस वन गिवन बाय सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, फटाफट ओवरलुक करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट अप्लाइज फ्रॉम 1 सितंबर 1872। कहां कब शुरू हुआ एप्लीकेबल होना, 1 सितंबर 1872 से। दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। होल इंडिया मतलब पूरा इंडिया को एप्लीकेबल था। पहले ये स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को एप्लीकेबल नहीं था। कब से होना शुरू हुआ, 9 अगस्त 2019। इस दिन प्रेसिडेंट साहब ने साइन करवा के दे दिया कि सेक्शन 370 वाज एबॉलिश्ड फ्रॉम स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तब से क्या हुआ, सब शुरू होना मतलब एप्लीकेबल होना शुरू हो गया। नेक्स्ट वन इज, ये एकदम फॉरेन लॉ है व्हिच इज एप्लीकेबल इन इंडिया। ओके क्लियर। नेक्स्ट वन, ये क्या बोल रहा है, अच्छे से देखो। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, दिस एक्ट is having 11 chapters। कितना चैप्टर है, 11 चैप्टर। was having में लिखता हूं क्योंकि 11 चैप्टर था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दिस एक्ट हैज 266 सेक्शंस। मतलब इसमें जब पहला बार शुरू हुआ था तभी 266 सेक्शन था। 266 कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्रॉम सेक्शन 01 टू 75 नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉ का मतलब क्या है रे, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो जो चीज है, सब चीज किस में मेंशन हुआ था, सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक मेंशन हुआ था। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, सेक्शन 76 से 123 लॉ रिलेटिंग टू सेल्स। अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बोल रहा है सेक्शन 1 से 75 कहां तक था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज चाहिए, सब मेरा किधर था, सेक्शन 1 से 75 तक था। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेक्शन 76 से 126 क्या बोला है, सेक्शन 76 से 126 नहीं, 123 बोल रहा है। क्या तक बोल रहा है, लॉ रिलेटिंग टू सेल्स। मुझे सेल्स के लिए कौन सा लॉ चाहिए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन था, ये अच्छे से देखो फिर से, सेक्शन क्या बोल रहा है, 124 सेक्शन 238। फिर से बोल रहा हूं, जो मेरा 266 सेक्शन पहले था, दिस 266 डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू 4 टर्म्स। फर्स्ट वन क्या था रे, सेक्शन 1 से 75 क्या बोल रहा है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरा कॉन्ट्रैक्ट का जनरली प्रिंसिपल क्या क्या चाहिए, 1 से 75। मैं फिर से क्यों बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पक्का पूछता है इसमें से। सेक्शन 76 से 126 नहीं है, 123 लॉ रिलेटिंग टू सेल्स। सेल्स के लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, वो क्या बोल रहा है, किसमें बोल रहा है, लॉ रिलेटिंग टू सेल्स सेक्शन 76 से 123। नेक्स्ट बोल रहा है कि मेरा जो सेक्शन 124 से 238 है, इसको हम बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज आता है, इंडेमिनिटी, गारंटी एक्सेट्रा। ये सब चीज मेरा कहां आएगा, सेक्शन 124 से 238 तक आएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। लास्ट पार्ट इज सेक्शन 239 से सेक्शन लास्ट कितना है 266। ये जो है लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एक्ट।
फिर से बोल रहा हूं, पहला ये चार चीज बोल रहा है। पहला चीज बोल रहा है दिस एक्ट वाज हैविंग 11 चैप्टर, 11 चैप्टर है मतलब था। दिस एक्ट वाज हैविंग 266 सेक्शन, उसमें 266 सेक्शन था। जो 266 सेक्शन ये 4 टर्म से डिवाइड हुआ है। पहला टर्म क्या है, 1 से 75 जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चाहिए। फ्रॉम 76 टू 123 क्या क्या है, लॉ रिलेटिंग टू एनी सेल्स, सेल्स के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है सेक्शन 124 से 238, याद रखो सेक्शन 124 से 238 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, ये सब चीज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। ओके समझ में आ रहा है। लास्ट पार्ट इज सेक्शन 239 टू 266 वही हैविंग रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये सब चीज मेरा किधर मेंशन था, सेक्शन 239 से 266 में मेंशन था। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अब भी मेरा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें से सेक्शन 1 से 75 है, सेक्शन 124 से 238 है। ये जो सेक्शन 76 से 123 था, सेक्शन 239 से सेक्शन 266 था, ये मेरा क्या हो गया, एबोलिश हो गया, सॉरी ये अभी भी है। सेक्शन 123 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो सेक्शन 76 से 123, सेक्शन 239 से 266 ये लॉ मेरा खत्म हो गया। अभी तुम बोलोगे सर क्यों खत्म हो गया और कैसे खत्म हो गया, ये जो सेक्शन 76 से 123 था इसको हम लोग चेंज करके और एक न्यू लॉ ला दिए। लॉ का नाम क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 1930 में ये जो मेरा पार्ट था, कितना का पार्ट था, सेक्शन 76 से 123 लॉ रिलेटिंग टू सेल्स, इसको यहां से हटा लिया और एक न्यू एक्ट बना लिया, सेक्शन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, इज दैट क्लियर। तुम बोलोगे सर क्यों आया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इधर जो सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड्स का डेफिनेशन कुछ अलग था, डिफरेंट था, सेल्स एक्ट में गुड्स का डिफरेंट कुछ अलग था। क्या था वो लोग बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे, एकदम क्लैरिफाई हो गए। बट अभी देख लो जो 266 सेक्शन मेरा था, 266 इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, 1 टू 75, 76 टू 123, 124 टू 238, 239 टू 266। चार टर्म क्या क्या था, पहला था 1 टू 75 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट क्या था 75 तक था, 76 से 120 तक 123 तक क्या था, लॉ रिलेटिंग टू सेल्स। नेक्स्ट 124 से 238 तक कितना था, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी गारंटी। नेक्स्ट वन मेरा क्या था 239 से 260 तक हैविंग लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप। जो मेरा सेल्स पार्ट था लॉ रिलेटिंग टू सेल्स उसको एबलिश करके हमारा एक न्यू एक्ट आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। नेक्स्ट वन जो सेक्शन 239 से 266 था लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, इसमें से भी और एक न्यू लॉ आएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये दोनों के आगे क्यों नहीं लग रहा है इंडियन, क्योंकि भाई ये तो इंडिपेंडेंट के बाद ही हुआ, इंडियन वर्ड क्यों लगेगा, इंडिपेंडेंट बाद के बाद जो भी हुआ वो एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल टू इंडिया है। ये फॉरेन था, फॉरेन लॉ था जिसको हम लोग एंडेमिनेट मतलब अप्लाई कर रहे, इसीलिए इंडियन वर्ड लगा गया। समझ में आ रहा है, फिर से फटाफट बोलता हूँ, सेक्शन 1 से 75 स्पेशल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जो चाहिए, 76 से 123 सेल्स के लिए जो जो चाहिए, 124 से 238 क्या क्या चाहिए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, 239 से 226 पार्टनरशिप। मेरा जो सेल्स के लिए जो लॉ था उसको हटा दे, यहां से एबोलिश करवा दिया, न्यू लॉ आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मेरा जो सेक्शन 239 से 266 तक था उसको भी खत्म करके न्यू लॉ क्या आ गया, पार्टनरशिप एक्ट 1932। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। फटाफट नोट आउट करो इसको, नहीं तो पॉज करवा के कराओ। ओके क्लियर। अभी देखो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा,
हमारा जो ये वर्ड है ना, मैंने क्या बोला, अब भी मेरे पास क्या क्या सेक्शन है देखो, फ्रॉम 1 से 75 तक सेक्शन है। 76 से 123 क्या हो गया, 76 से 123 चला गया। अभी नेक्स्ट सेक्शन कितना है, 76 से 238। तो ये जो 2 पार्ट है इसको हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको बोलते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी। अब भी मेरा जो लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो 2 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या है 1 से 75। नेक्स्ट वन है बी 76 से 238 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? अब भी थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। देखो 3 वर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर से बोल रहा हूं, द टोटल एक्ट इज डिवाइडेड इनटू अ कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 वर्ड। वन इज इंडियन, सेकंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज एक्ट, फोर्थ वन इज ले लो डेट 1872। ये क्या बोल रहा है? इंडिया का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। बिकॉज दिस लॉ इज, बिकॉज ऑफ इट इज एन फॉरेन लॉ स्पेशली एप्लीकेबल टू इंडिया, द वर्ड इंडियन इज यूज्ड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। एक्ट का मतलब क्या होता है मैंने फिलहाल पिछले क्लास में डिस्कशन किया था। एक्ट मींस एनी बिल पास्ड इन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तीनों के पास से जो भी अप्रूव होकर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्ट का मतलब पता चल गया। 1872 का मतलब क्या है रे? 1872 मतलब 1872 में ये लॉ आया था। अभी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, दिस वर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो कॉन्ट्रैक्ट कौन से वर्ड में डिफाइन है ये हम लोग देखते हैं अभी। देखो मेरा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें से हम सेक्शन 1 पढ़े थे, सेक्शन 2 सब डेफिनेशन बोल रहे, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी, ऐसे बहुत सारे सी। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है मैं एकदम रिलेटिव से नहीं बता रहा हूं, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। मैंने यहां से वर्ड डिफाइन किया, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वर्ड मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कहां मेंशन है देखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, स्मॉल एच, डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है ये सेक्शन 2H में मेंशन हुआ है। समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? एन एग्रीमेंट enforceable by law। क्या बोल रहा है थोड़ा अच्छे से देखो। सेक्शन 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तुम बोलोगे सर एग्रीमेंट का मतलब क्या है? हाँ हमको ये पढ़ना पड़ेगा, एग्रीमेंट का मतलब क्या है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पहले मैंने क्या लिखा, सेक्शन 2H says that defines contract, a contract means but defines contract, an agreement enforceable by law। ये क्या बोल रहा है? enforceable मतलब का मीनिंग क्या है रे? enforceable का हम लोग क्या बोलते हैं? forced by law और approved by law। मतलब जो एग्रीमेंट हमारा लॉ में अप्रूव होके आया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। फिर से बोल रहा हूं, इंडिया का मतलब बोल दिया, एक्ट का मतलब बोल दिया, 1872 का मतलब बोल दिया। अभी फिलहाल मेरे पास क्या वर्ड है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा सेक्शन में डिफाइन है? सेक्शन 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। एनफोर्सेबल बाय का मतलब क्या है? अप्रूव्ड बाय लॉ। अब भी हमको क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट का मतलब क्या है पढ़ना पड़ेगा। फटाफट ये नोट सेव करवा, मतलब लिखो, 1 मिनट में आता हूं। ओके हम लोग ना ये अभी क्या पढ़े, सेक्शन 2H एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। यहां से क्या आ रहा है? एनफोर्सेबल एग्रीमेंट का मतलब हमको पढ़ना पड़ेगा। ये एग्रीमेंट का मतलब सेक्शन किधर मेंशन है? 2E में मेंशन है।
क्या बोल रहा है ये चीज? हम एक काम करते हैं, इधर ना पढ़ के हम एक पेपर मतलब कि एक पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, तभी आपको मजा आएगा। मजा आएगा, एकदम समझ में आएगा क्या चीज। 1 मिनट में हम लोग पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन में एकदम एग्रीमेंट, पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे क्या है, फिर एग्रीमेंट आएंगे, एग्रीमेंट के बाद फिर 2E सेक्शन क्या बोल रहा है, उसमें से फिर 2 चीज कहां से आएगा, एकदम क्लैरिफाई करके हम लोग सब चीज पढ़ेंगे 1 मिनट के बाद। ओके, देखो हम लोग क्या पढ़े थे, यस इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ पढ़े, मैंने बताया था पहले क्लास में हम पढ़े थे। लॉ का मतलब क्या होता है, पहला हो गया पास्ट इन पार्लियामेंट, नेक्स्ट हो गया एनी रूल्स व्हिच इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एनी ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, एनी रेगुलेशंस गिवन बाय स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर आउटसाइडर। बाय लॉ का मतलब हो गया एनी गिवन बाय इन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन एनी ऑर्डर गिवन बाय एनी अथॉरिटी। ओके, नेक्स्ट वन पार्लियामेंट क्या है, सेंट्रल, ये आपका स्टडी मटेरियल है, कलरफुल स्टडी मटेरियल। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, गवर्नर, गवर्नमेंट मतलब जो मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, स्टेट गवर्नमेंट कौन है, ये सब चीज यहाँ डिफाइन है। नेक्स्ट वन ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है, ये देखो मैक्सिमम वैलिडिटी टाइम पीरियड 6 मंथ एंड 6 वीक, मैंने पिछले क्लास में एकदम अच्छे से बताया था। 6 वीक कहाँ आएगा, 6 मंथ एंड 6 वीक कहाँ आएगा। ओके, नेक्स्ट वन वी विल कमिंग फॉर ऑर्डिनेंस कब तक लागू होता है, क्या होता है। फिर फंडामेंटल्स ऑफ लॉस एंड इथिक, फंडामेंटल का टर्म हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, लॉ का मतलब डिस्कशन कर चुके हैं, एथिक्स का मतलब हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल्स ऑफ लॉ में 3 चीज आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ओके, नेक्स्ट वन वी विल गो फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये हमारा आज का क्लास था, हम लोग क्या डिस्कशन किए अभी फिलहाल इधर से देखते हैं। पहले हम लोग क्या डिस्कशन किए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई विल डिफाइन द वर्ड इंडियन फर्स्ट, नेक्स्ट आई विल डिफाइन व्हाट डू मीन बाय एक्ट। नेक्स्ट सेक्शन 1 में हम लोग पढ़े कि 1872 का मतलब क्या था, 1872 में ये लॉ हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था। फ्रॉम व्हिच डेट ऑनवर्ड्स, फ्रॉम 1 सितंबर 1872 ये क्या हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था। तो अभी हमको कौन सा वर्ड पढ़ना पड़ेगा, दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, देखो पहले में पढ़े इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर। जब मेरा सेक्शन 370 खत्म नहीं हुआ था, पहले ईच एंड एवरी वन मुझे यह लिखना पड़ता था, वेदर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इज इंक्लूडेड और वेदर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर इज एक्सक्लूडेड। After the 1st September 1872 or the after 9 August 2019, the Indian Contract Act is applicable to whole of India including Jammu and Kashmir। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, प्रायर टू दिस इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज फॉलोड इन इंडिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडियन वर्ड क्यों यूज हुआ था, क्योंकि ये मेरा इंग्लिश लॉ का पहला इंपॉर्टेंट चीज था। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 टू क्या था रे 75, सेक्शन 76 टू 123 कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्या था रे, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेट्स, ये सब क्या है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा सेक्शन से था, सेक्शन 124 से सेक्शन 238 तक। क्या क्या, ये जो जनरल प्रिंसिपल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट है ये अभी है, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी है मेरा। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ स्पेशल गुड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप दोनों एबलिश हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को मिलेगा ये चीज, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट चेंज होके क्या हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप चेंज होके क्या हो गया, पार्टनरशिप एक्ट 1930। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है, क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट हमारा 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी एंड स्पेशल प्लेट्स। नेक्स्ट वन डील्स विद स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 क्या बोल रहा है कि मेरा डेफिनेशंस, एक सेकंड रुक जाओ, देखो क्या बोल रहा है कि जो सेक्शन मेरा डेफिनेशन 2 है ये डिफाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को। क्या बोल रहा है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोल रहा है, थोड़ा सा अच्छे से देखो ये क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मैंने एग्रीमेंट वर्ड को एकदम अच्छे से डिफाइन किया, मतलब ये जो एग्रीमेंट वर्ड हमको ये सेकंड में पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं,
कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन मुझे किससे पता चला? सेक्शन 2H से पता चला। क्या पता चला? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट का मतलब पता होना चाहिए। ये एग्रीमेंट का मतलब के लिए हमको किधर आना पड़ेगा? सेक्शन 2E में आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सेक्शन 2E क्या बोल रहा है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। ये क्या बोल रहा है? अभी दो न्यू टर्म आ गया। वन इज प्रॉमिस, सेकंड वन इज कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है? फॉर प्रॉमिस एंड सेक्शन कंसिडरेशन वी हैव टू गो फॉर ए नेक्स्ट पॉइंट। देखो क्या बोल रहा है? पहला आ गया क्या? प्रॉमिस, एग्रीमेंट, ये हो गया प्रॉमिस। क्या बोल रहा है अच्छे से देखो, प्रॉमिस का मतलब कहां डिफाइन है? सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन है। क्या डिफाइन है? ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज एन बिकम्स एन प्रॉमिस। मतलब हमको अभी दो न्यू वर्ड आ गया फिर से। वन इज प्रपोजल, सेकंड वन इज ऑफर। सुनो, प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है? दोनों का मतलब सेम होता है। ऑफर का डेफिनेशन हमको कहां मिलेगा? सेक्शन 2A में मिलेगा। अच्छे से देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से हम लोग कहां कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिला? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से क्या मिला? प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। प्रॉमिस से हमको क्या मिला? ऑफर एंड प्रपोजल। अभी ऑफर का मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 2A। समझ में आ रहा है? 2A क्या बोल रहा है? when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other party। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि मैं और एक पार्टी को कुछ बोल रहा हूं कि तू इसमें तेरा व्यू दे। सोचो, मैंने क्या किया, मेरे पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल है, मैं इसको सेल करना चाहता हूं। मैं मेरे दोस्त को बोला, भाई मेरे पास ये एक्स्ट्रा मोबाइल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कम टू विथ मी एंड मेक एन प्रॉमिस, मेक एन कंसिडरेशन, मेक एन कॉन्ट्रैक्ट विथ मी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मेरा जो एक्स्ट्रा चीज है व कुछ भी चीज है, when one person signifies to another, मैं क्या कर रहा हूं और एक पार्टी को बोल रहा हूं his willingness to do or abstain from doing, उसका व्यू जानना चाहता हूं कि तेरा मेरा मोबाइल पे इंटरेस्ट है या नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड था, कॉन्ट्रैक्ट से वर्ड क्या डिफाइन हुआ? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट से दो चीज आया, वन इज प्रॉमिस, सेकंड वन इज कंसिडरेशन। प्रॉमिस से फिर से कहा आया? प्रपोजल एंड ऑफर। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑफर। इज दैट क्लियर? ऑफर क्या बोल रहा है? मैं मेरे दोस्त को बोलता हूं कि भाई तू ये प्रोडक्ट लेने के लिए तू मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं, तू तेरा व्यू दे। टू नो abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that party। मैं बोल रहा हूं कि मेरा प्रोडक्ट को लेने के लिए तेरा व्यू क्या है, वो व्यू को जानने के लिए मैं जो चीज उसको बोलूंगा, the word is known as offer। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन देखो क्या बोल रहा है? कंसिडरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज देयर कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर मतलब सेक्शन नंबर 2C बोल रहा है, हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि मैं ऑफर दे रहा हूं, मतलब मैं प्रॉमिसर, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो हो जाएगा प्रॉमिसी। फिर से बोल रहा हूं, प्रॉमिसर का मतलब जो ऑफर दे रहा है वो है प्रॉमिसर, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो है प्रॉमिसी। इज दैट क्लियर? सो कंसिडरेशन का मतलब है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, मेरे हिसाब से द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, वो मुझे कुछ दे और कोई आके मुझे कुछ दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ मिलना चाहिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, मेरे हिसाब से मेरा मूड होना चाहिए, मेरा डिजायर होना चाहिए। द प्रॉमिसर एंड एनी अदर पर्सन, मतलब वेदर वो प्रॉमिसी जो मुझसे किन रहा है वो कुछ पैसा दे और कोई आके पैसा दे, वो मुझसे मतलब नहीं करता है, मुझे पैसा मिलना चाहिए, वेदर बाय प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? Next one is when the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstain from doing। वो पिछले मतलब देखो, मैं अभी सेल आउट करना चाहता हूं, वो पहले मेरे लिए कुछ कर चुका है, वो भी कंसिडरेशन होगा। अभी फिलहाल कुछ कर रहा है, वो भी कंसिडरेशन होगा। फ्यूचर में मेरे लिए कुछ करेगा, वो भी कंसिडरेशन होगा। The word is defined does or abstain from doing, do or abstain from doing,
और विल डू और abstain from doing। फिर से देखो क्या बोल रहा है, does और abstain from doing something, promise to do और abstain from doing something, और absences और promise to called in future। वो क्या बोल रहा है, कंसिडरेशन सिर्फ प्रेजेंट का नहीं होगा, मैं उसको अभी मोबाइल बेच रहा हूं, वो पहले मुझे कुछ दिया है तभी मैं इसको कंसिडरेशन मानूंगा, अभी कुछ दे रहा है इसको भी कंसिडरेशन मानूंगा, फ्यूचर में भी कुछ देगा वो भी कंसिडरेशन होगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए बोल रहा है कंसिडरेशन मीन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, promisee or any other person has doing, does abstain from doing, पास्ट में कुछ कर रहा है, do abstain from doing अब कुछ कर रहा है, will do abstain from doing फ्यूचर में कुछ करेगा। सो जो कुछ काम करेगा वो काम को हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन। द लास्ट लाइन इज कॉल्ड कंसिडरेशन। सच एक्ट और abstinences मतलब जो काम करेगा वो काम को हम कंसिडरेशन बोलेंगे। पैसा दे रहा है कंसिडरेशन, एसेट दे रहा है कंसिडरेशन, लैपटॉप मेरे मोबाइल के एक्सचेंज पे वो अपना लैपटॉप का पेड दे दिया कंसिडरेशन, मैंने उसको मोबाइल दिया वो अपना एलसीडी मुझे दे दिया कंसिडरेशन। एनी एक्टिविटी इन एक्सचेंज ऑफ माय गुड्स, मेरे गुड्स के रिटर्न में वो जो भी दे रहा है सब कुछ मेरा कंसिडरेशन है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है देखो, promisor and promisee वही सिंपल चीज है। when the proposal is accepted, the person making the proposal किसने दिया था, मैंने दिया था, I am promisor, accept किसने किया, मेरा दोस्त ने किया, वो हो गया promise। क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज प्रोमिसर। इतना तक हम देखना चाहिए, ये बाद में हम लोग 1 मिनट में डिस्कशन करते हैं। मैं फिर से पहला पे जाता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमें वर्ड क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कहां लिखा है, सेक्शन 2H में लिखा है। क्या लिखा है, when an agreement is enforceable by law is a contract। फिर मुझे न्यू वर्ड मिल गया क्या, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ये क्या बोल रहा है, when promise and set of promise forming any consideration for each other is known as agreement। एग्रीमेंट का मतलब से मुझे 2 वर्ड फिर से मिल गया। कौन सा वर्ड मिल गया, वन इज promise, सेकंड वन इज consideration। प्रॉमिस वर्ड कहां मेंशन है, सेक्शन 2B में मेंशन है। when a proposal is accepted it is known as promise। okay, section we will go for consideration। any party when the desire of the promisor, promisee or any other person has done something, has do something or will do something, the abstain from doing all these things is known consideration। ये बोल रहा है कि मुझे पहले पिछले साल कुछ दिया हो, अभी कुछ दे रहा है, फ्यूचर में कभी दूंगा, तीनों का मतलब क्या है, कंसिडरेशन। इज दैट क्लियर? फिर मुझे एक नया वर्ड क्या आया, ऑफर। ऑफर में प्रपोजल हम लोग क्या पढ़े, when one person is sending someone to doing for something or not doing for something। मैं मेरा दोस्त को बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास एक मोबाइल पड़ा है, मैं उसको बेचना चाहता हूं, तू ले रहा है, तुझे मर्जी, तेरा मर्जी बोल, तू लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफर। when it was accepted by him, जब ये एक्सेप्ट कर रहा है, मैं हो गया प्रॉमिसर, मतलब जो ऑफर दे रहा था वो हो गया प्रॉमिसर, जिन्हें ऑफर एक्सेप्ट किया वो हो गया प्रॉमिसी। क्लियर? इतना तक पता आ गया। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट नीचे क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स देखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से एक बार याद दिलाता हूं, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रपोजल, कंसिडरेशन। प्रपोजल में 2 वर्ड आएगा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। आज इतने में हम लोग रुकते हैं। आपका मटेरियल देख सकते हो, एकदम कलरफुल मटेरियल है, ऑफर कैसा बना हुआ है, ये सब एकदम अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, लीगल रिलेशनशिप क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या है। ऑफर का देखो, ये वाला है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कौन ऑफर दे रहा है, देखो ये एक बंदा है, जगन ऑफर कर रहा है साहिल को, ये सब चीज। नेक्स्ट वन लीगल रिलेशनशिप पे हम लोग पढ़ेंगे। रोहित ने इसको डिनर पे बुलाया था, वो डिनर पे नहीं आया, तो इसके नाम पे केस करेगा या क्या करेगा, एकदम अच्छे से ये सब चीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन क्या है देखो, ये एकदम हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लीगल रिलेशनशिप किसको बोलते हैं, इलीगल रिलेशनशिप। सोच लो ये बिजनेस कर रहा है, गन का बिजनेस कर रहा है, रावण दुर्योधन को बेच रहा है, ये वेदर इट इज एन कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, ये सब चीज हम लोग पिक्चरियल प्रेजेंटेशन में, ये हो गया क्या, अनसाउंड माइंड डू बिजनेस विद अभिनव, ये सब क्यों लीगल रिलेशनशिप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड
प्रेजेंटेशन करवाए। तो आपका आज का काम है थोड़ा सा वर्ड डिफाइन करना। क्या क्या वर्ड? फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, प्रॉमिस, ऑफर, कंसिडरेशन, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। 7 वर्ड आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आज की क्लास में मैं यहाँ रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में होपफुली सोचता हूँ कि 7 वर्ड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर पढ़ने में एकदम मजा आएगा। प्रॉमिस क्या होता है, कंसिडरेशन क्यों मिलता है, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप लोग ये 8 वर्ड पहले 7 वर्ड अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करो। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एग्रीमेंट कैसे कंसिडरेशन रिलेटेड है, एनफोर्सेबल कहाँ होगा, कंसिडरेशन किसको बोलेंगे, किसको कंसिडरेशन बोलेंगे। भाई अगर सोचो कंसिडरेशन है तभी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, या इन केस ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, there is an exception of this. All those items will be defined by an next class onwards. Okay, thank you very much.